हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के प्रावधान देखेंगे। जो भी नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उसके विषय में भारत के संविधान में क्या दिया गया है वो उसको देखेंगे। ये पार्ट 14 में दिया गया है संविधान के। इसमें दो चैप्टर हैं, 1 और 2। ठीक है। पहला चैप्टर सर्विसेज से संबंधित है, दूसरा चैप्टर पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल्स हैं 308 से 323 तक। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 309 से। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नौकरी लेना चाह रहा है तो उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी और उसकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, वो क्या कैसे डिसाइड होगा। इसके लिए पार्लियामेंट और राज्य सरकार, राज्य विधानसभाएं ये कानून बनाएंगी, एक्ट्स बनाएंगी। ठीक है। उससे उस कानून से रेगुलेट करेंगी। क्या करेंगी, क्या रेगुलेट करेंगी? रिक्रूटमेंट कैसे भर्ती होंगे और जो भी भर्ती होने के बाद उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी उन लोगों की। अच्छा, जब जब तक एक्ट नहीं बना है तो ये काम रूल्स बना के भी हो सकता है। ठीक है। तो कौन रूल बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएंगे रूल। जो भी सर्विसेज और पोस्ट है यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित जो सर्विसेज या पोस्ट है उसके लिए प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे और गवर्नर रूल बनाएंगे राज्य सरकार की नौकरियों के विषय में। ठीक है। तो इसमें इन रूल्स का पर्पस क्या होगा? इसमें भी वही है, रिक्रूटमेंट को रेगुलेट किया जाएगा और कंडीशंस ऑफ सर्विस जो होंगी उन लोगों की वो रेगुलेट किया जाएगा। ये रूल्स कब तक लागू रहेंगे? तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऊपर जो हमने पढ़ा था कि एक कानून न बना दे स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अगर पार्लियामेंट कानून बना देती है तो ये रूल्स इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये रहेंगे भी तब जिस मुद्दे पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कानून आ गया, उस मुद्दे पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कानून ही माना जाएगा। ठीक है। और जिन मुद्दों पे कोई प्रावधान नहीं है एक्ट में, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट में, उन मुद्दों पे रूल्स के प्रावधान माने जाएंगे। अगर कोई कोई किसी मुद्दे पे रूल्स भी है और एक्ट में भी प्रावधान है तो एक्ट का प्रावधान मानेंगे, रूल्स के प्रावधान नहीं मानेंगे। ठीक है। देखिए किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा और किस कैटेगरी के लोगों के बीच में से भर्ती की जाएगी। कोई ग्रेजुएट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, किस टाइप कैटेगरी के लोगों के बीच से भर्ती की जाएगी, किस तरीके से भर्तियां होंगी, ये सब एग्जीक्यूटिव ही गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं है, रूल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास स्ट्राइक पे जाने का कोई अधिकार नहीं है, न तो मॉरल अधिकार है न ही कानूनी अधिकार है। ठीक है। देखिए अगर कोई मुद्दा है कि मान लीजिए कि इस पे कोई रूल्स नहीं है या फिर एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है, तो उन मुद्दों पे गवर्नमेंट चाहे तो अपना इंस्ट्रक्शन जारी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन जारी कर सकती है। एक्ट में है कोई प्रावधान तो उन मुद्दों पे तो एक्ट ही चलेगी। लेकिन अगर ना रूल्स में कोई प्रावधान है ना एक्ट में कोई प्रावधान है तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस उस मुद्दों पे जारी करके काम कर सकती है। अच्छा, टेन्योर क्या होगा उन जो पर्सन भर्ती हुए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, आर्टिकल 310 है। जो पर्सन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेते हैं। जो पर्सन या तो डिफेंस सर्विसेज में भर्ती हुए हैं या सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन में भर्ती हुए हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती हुए हैं, या फिर ऑल इंडिया ये डिफेंस सर्विस और सिविल सर्विस से कनेक्टेड कोई पोस्ट है, उससे जुड़ी हुई कोई पोस्ट है, उस पर भर्ती हुए हैं, तो ये लोग तब तक ऑफिस अपना होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर भर्ती हुआ है एज ए सिविल सर्विस ऑफ इन द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, या फिर कोई सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है स्टेट में,
तो वो अपनी पोस्ट तब तक होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है। तो अच्छा, अगर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के पर्सन्स को रिक्रूट किया गया है कुछ एग्रीड पीरियड के लिए और उनको पहले ही नौकरी से हटा दिया जाता है तो उनको कुछ कंपनसेशन देना होगा। ठीक है। Under a contract, a person is appointed to hold a post of defense service or of an all India service or of a civil service of the union or a state। ठीक है। इन किसी सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है। और उसकी जो जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले ही उसकी नौकरी से उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो या तो उसको हटा दिया जाता है या पोस्ट अबॉलिश की जाती है। ठीक है। अगर हटाया गया है और उसकी मिसकंडक्ट की वजह से हटाया है तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी और वजह से हटाया गया है तो भी कंपनसेशन देना होगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट टू हिम ऑफ अ कंपनसेशन। अब आ जाते हैं आर्टिकल 311 पे, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। आर्टिकल 311 है। ठीक है। देखिए, जो भी लोग रिक्रूटेड हैं चाहे सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन है में है या ऑल इंडिया सर्विसेज में है, इसमें क्या अंतर है अभी हम लोग अभी नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। या फिर सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट है या फिर होल्ड सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट है, इसी टाइप की नौकरी में है। सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन में है, ऑल इंडिया सर्विस में है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट है। ठीक है। और होल्ड सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट है। उनको अगर डिसमिस करना है या हटाना है, ठीक है, तो कौन हटाएगा? जिस व्यक्ति ने उसका अपॉइंटमेंट किया था, जिस पोस्ट के पास उनके अपॉइंटमेंट करने की पावर थी, उसके नीचे का कोई पोस्ट वाला होल्ड करने वाला उनको डिसमिस नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा। उस पोस्ट वाला रिमूव करे या फिर उससे ऊपर की कोई पोस्ट वाला रिमूव करे। और देखिए, किसी व्यक्ति को अगर डिसमिस करना है, रिमूव करना है या फिर उसकी रैंक रिड्यूस करनी है, उसकी पोस्ट रिड्यूस करनी है, तो उसके लिए पहले इंक्वायरी करनी होगी और उसमें उसको जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट है, जो भी इल्जाम उसके अगेंस्ट है, उसको बताया जाएगा और उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना इन चार्जेस और इन इल्जामों के विषय में अपना पक्ष रखे और उसको सुना जाएगा। उसके बिना उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जाएगा या रैंक रिड्यूस नहीं किया जाएगा। देखिए, जब इंक्वायरी हो जाएगी और उसके बाद एक पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। ठीक है। जब भी इंक्वायरी हो जाएगी और ये प्रपोज किया जाता है कि ये पेनाल्टी लगा दी जाए, तो वो पेनाल्टी जो भी उस इंक्वायरी के दौरान एविडेंस आए हैं उसी के बेसिस पे लगेंगी। ठीक है। और अब पेनाल्टी लगाते वक्त कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति इसको जिस पे पेनाल्टी लगाई जा रही है, रिमूव किया जा रहा है या रिड्यूस किया जा रहा है, रैंक डिसमिस किया जा रहा है, जो एविडेंस आए हैं उसके बेसिस पे पेनाल्टी डिसाइड होगी। ठीक है। और दूसरी बात कि अब पेनाल्टी डिसाइड करते वक्त उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा। वो जब इंक्वायरी हो रही थी तब उसको मौका मिल चुका है अपनी बात कहने का। अच्छा, कुछ केसेस में पेनाल्टी, कुछ केसेस में इंक्वायरी की ही जरूरत नहीं है। अगर उसको हटाना है नौकरी से या रैंक रिड्यूस करना है तो कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है पेनाल्टी लगाने से पहले। पेनाल्टी मतलब रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, रैंक रिडक्शन, ये सब इससे पहले इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, 3 केसेस हैं। इन केसेस में कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्ज, उस पर अगर उसको डिसमिस करना है, रिमूव करना है, रैंक रिड्यूस करना है, किस ग्राउंड पे? किसी क्रिमिनल चार्ज पे उसका कन्विक्शन हो गया है, किसी कोर्ट ने उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए उसको दोषी माना है। ठीक है। और उसको सजा दी है। तो फिर अब नौकरी से जब उसको हटाया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा या उसकी पोस्ट डाउन की जाएगी, तो अब इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, अगर मान लीजिए जो अथॉरिटी उसको डिसमिस कर रही है, रैंक रिड्यूस कर रही है, नौकरी से हटा रही है,
उसको ये लगे कि ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि ऐसी इंक्वायरी होल्ड की जाए। अगर उस अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, कि ये पॉसिबल नहीं ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, और वो कारण अपना राइटिंग में रिकॉर्ड करें, वो अथॉरिटी अपना इस चीज को राइटिंग में रिकॉर्ड करे कि इन इन रीजन से मुझे व्यवहारिक नहीं लग रहा कि ये इंक्वायरी होल्ड की जाए, तो उस केसेस में बिना इंक्वायरी के भी उसको पेनल्टी दी जा सकती है, उसको डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, रैंक रिड्यूस किया जा सकता है बिना इंक्वायरी के। ठीक है, लेकिन इसको राइटिंग में लाना होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देखिए प्रेसिडेंट या गवर्नर ये सेटिस्फाई है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये ठीक नहीं है कि ऐसी इंक्वायरी होल्ड की जाए। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम केस है, और देश की सुरक्षा के मद्देनजर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं होगा कि इंक्वायरी होल्ड की जाए, तो उस केस में पेनल्टी सीधे बिना इंक्वायरी के भी दी जा सकती है, रिमूव किया जा सकता है नौकरी से, डिसमिस किया जा सकता है, रैंक रिड्यूस की जा सकती है। तो केवल इन 3 केसेस में बिना इंक्वायरी के उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, बाकी अन्य केसेस में इंक्वायरी होल्ड करना होगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। अच्छा, ये एक सवाल उठ जाए ये सेकंड केस में कि ये प्रैक्टिकेबल था कि नहीं, ये व्यवहारिक था कि नहीं कि इंक्वायरी होल्ड किया जाए। ये सबके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि नहीं ये व्यवहारिक था और इंक्वायरी तो होल्ड हो सकती थी, इंक्वायरी तो करी जा सकती थी, कोई कह सकता है कि नहीं इंक्वायरी करना व्यवहारिक नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था, तो इंक्वायरी नहीं की जा सकती थी। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आ गया तो जो भी अथॉरिटी डिसमिस या रिमूव करने की पावर रखती है उसने जो डिसीजन लिया वो फाइनल होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस आपने पढ़ी अभी, ये सब इंक्वायरी वगैरह करनी होगी, सब करना होगा रिमूव करने के लिए, ये किसके किसके ऊपर लागू है। आपने उसमें देखा था हमने डिफेंस सर्विसेज का नाम नहीं लिया था, तो सिविल पोस्ट, पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट, जो लोग सिविल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें आपके ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट सर्विसेज भी शामिल है, इनके ऊपर ये लागू है। जो डिफेंस सर्विसेज का लोग हैं उनके ऊपर नहीं लागू है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लागू है। पुलिस ऑफिसर्स डिफेंस सर्विसेज के स्टाफ नहीं है, केवल डिफेंस सर्विसेज वालों को एक्सक्लूड किया गया है, उनके ऊपर आर्टिकल 311 के प्रावधान नहीं लागू होंगे। इसके ऊपर नहीं लागू होंगे जो मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, या फिर पर्सन्स होल्डिंग एनी पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस बट नॉट पुलिस ऑफिसर्स। डिफेंस से जुड़ी हुई कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं, पुलिस ऑफिसर डिफेंस ऑफिसर्स नहीं है, तो उनको उस केस में उनको ये प्रावधान इंक्वायरी वाले लागू नहीं होंगे। सिविल पोस्ट क्या होता है? द टर्म सिविल पोस्ट मीन्स एन अपॉइंटमेंट और ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑन द सिविल साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिविल साइड है वो लीगल साइड नहीं है, ठीक है, डिफेंस साइड नहीं है, सिविल साइड है, सिविल मैटर्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। तो इन केसेस में जो रिलेशनशिप है वो मास्टर एंड सर्वेंट वाला रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट और जो पर्सन पोस्ट होल्ड कर रहा है उसके बीच में। तो जो हमने कहा था डिफेंस सर्विसेज में पुलिस शामिल नहीं है, तो पुलिस जो है वो सिविल पोस्ट है, इसलिए वो उसको शामिल नहीं किया गया था। और दूसरी बात एक और है कि सिविल पोस्ट में हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं जैसे एमटीएनएल वगैरह, उसके एम्प्लॉयज को हम शामिल नहीं करेंगे। कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसके एम्प्लॉयज को शामिल नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। ठीक है, देखिए सस्पेंशन जो है ना, अगर नौकरी से सस्पेंड किया गया तो वो आर्टिकल 311 में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो डिसमिसल है, ना रिमूवल है, और ना ही रिडक्शन इन रैंक है। ठीक है, तो सस्पेंशन कवर नहीं होगा। इसी तरह कंपल्सरी रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, कंपल्सरी रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें पूरी पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह सब मिलती है। ठीक है, तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कंपल्सरी रिटायरमेंट में भी कोई पनिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए भी इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट में भी 311 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, 311 के लिए हम
टेम्परेरी और परमानेंट एम्प्लॉयज के बीच में भेद नहीं करेंगे कि ये केवल परमानेंट वालों को मिलेगा, टेम्परेरी वालों को नहीं मिलेगा। ये फैसिलिटी, ये प्रोटेक्शन जो है 311 का, ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, परमानेंट एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। आइए अब देख लेते हैं ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में डिफाइंड है। तो देखिए, पब्लिक सर्विसेज 3 तरीके की होती हैं: ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉमन है, ठीक है, उनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं। तो जो लोग एम्प्लॉय इस सर्विस में है, जो एम्प्लॉयड है इस सर्विस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह जाते रहते हैं। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। केवल 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विस है इंडिया में। एक आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस। ठीक है, देखिए आर्टिकल 312 में दिया गया है, अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे, कैसे पास करे, 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर पार्लियामेंट को ये एक कानून बनाने की पावर मिल जाएगी कि एक या एक से अधिक वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी शामिल है। ऑल्दो अभी तक कोई जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं क्रिएट की गई है, लेकिन ये शामिल है इसमें भी। ठीक है, तो फिर ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे ये सर्विसेज जो है, ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉमन सर्विसेज है। कोई भी एम्प्लॉय हो, वो कभी यूनियन गवर्नमेंट में सर्व करे, कभी स्टेट गवर्नमेंट में सर्व करे। कैडर्स होता है कि किसी को कैडर अलॉट किया जाता है, कि किसी को यूपी कैडर अलॉट कर दिया गया तो यूपी कैडर में काम करे। कैडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कैडर नहीं होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज चाहिए उस पर्सन की, तो वो पर्सन ऑन डेपुटेशन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका कैडर वही रहेगा। लेट्स से यूपी का कैडर है तो यूपी का ही कैडर रहेगा, और वो ऑन डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और वहां पे वो सर्व करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऑल इंडिया सर्विस की रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस भी वो डिसाइड कर सकती है। अच्छा, अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाएगी तो उसमें मिनिमम पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की होगी, उससे नीचे की पोस्ट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में नहीं बनाई जाएगी। 1951 में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 बनाया गया था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी गई थी, लेकिन रूल्स बनाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के लिए। इसलिए रूल्स बनाने के लिए रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये पावर दिया गया था। तो उसी पावर के तहत गवर्नमेंट ने ये 3 सर्विसेज बनाई हैं। आज तक कोई लॉ ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आज देखते हैं फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं ऑल इंडिया सर्विस की। देखिए, इसमें सारे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग वगैरह जो है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसके बाद देने के बाद वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स के पास भेज देती है कि वहां आप जाकर के सर्व करिए, और वो स्टेट कैडर होता है, स्टेट कैडर। ठीक है, अभी उन्होंने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कैडर नहीं होता। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर्सन की सर्विसेज चाहिए तो उस पर्सन को ऑन डेपुटेशन बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जॉइंटली कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा, क्योंकि उसका कैडर वही है। अगर यूपी कैडर है तो यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, क्योंकि उस आईएएस को वहीं पे सर्व करना है यूपी गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो होगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रिक्रूट किया है, ट्रेन किया है। लेकिन इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सारे राज्यों के बीच बांट दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये एक सिंगल सर्विस है। हर राज्य की कोई अलग अलग ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। ये सारे राज्यों के बीच सारे मेंबर्स को बांट दिया गया, लेकिन तब भी एक सिंगल सर्विस है। इसमें सारे पूरे इंडिया में पे स्केल बराबर ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, और सारे राइट्स और स्टेटस भी बराबर रहेंगे ऑल इंडिया में। अब हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशंस देखेंगे, तो उसके विषय में क्या प्रावधान है। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए भी होता है और स्टेट्स के लिए, हर स्टेट्स के लिए भी होता है। आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। संविधान ने एक पब्लिक कमीशन का प्रावधान किया है फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के पास अपना अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं सबके पास अपना अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ज्वाइंट कमीशन का भी प्रावधान है, दो या दो से ज्यादा राज्य एग्री कर जाएं कि उनके लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है। तो फिर वो एक दोनों राज्यों या 3, 4, 5 जितने भी राज्य हैं उनके लिए कॉमन सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन बन सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है कि उनके जो लेजिस्लेचर के हाउसेस हैं उन राज्यों के एक रिजोल्यूशन पास करें इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट एक कानून बनाए, एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है। उसका काम होगा उन सारे राज्यों का सर्विस की नीड्स को पूरा करना। तो एक पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन है यूनियन के लिए, उसको यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रत्येक राज्य का अपना अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो मिल करके एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यूपीएससी चाहे ना तो यूपीएससी एग्री यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक राज्य की जो नीड्स हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाली, उसकी सारी नीड्स या कुछ नीड्स को भी पूरा कर सकता है, उसको सर्व कर सकता है। भले वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है लेकिन वो चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? इसके लिए गवर्नर को एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि हम चाहते हैं कि यूपीएससी की सर्विसेज लेना हम अपने राज्य में, और उसको परमिशन लेनी होगी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और टर्म ऑफ ऑफिस कितने समय के लिए अपॉइंटमेंट होगा, आर्टिकल 316 है। जो चेयरमैन है और दूसरे मेंबर्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। देखिए करीब करीब आधे के बराबर जो मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उनमें से चुने जाने चाहिए जो जिनके पास कम से कम 10 साल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का अनुभव हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट। ये डायरेक्टरी प्रोविजन है कि ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि करीब करीब आधे के आसपास मेंबर्स ऐसे हो जिनके पास 10 साल कम से कम 10 साल गवर्नमेंट सर्विस में काम करने का अनुभव हो, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल डायरेक्टरी है, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है नहीं तो कोई इसमें संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। अगर चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो, मतलब कोई हो ही ना उस पोस्ट पे, या फिर वो चेयरमैन एब्सेंट हो, चेयरमैन कहाँ के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, या तो वेकेंट है, कोई पर्सन है ही नहीं चेयरमैन की पोस्ट पे, या फिर वो एब्सेंट है या किसी वजह से अपनी ड्यूटीज नहीं पूरी कर पा रहे, परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसी कमीशन में से किसी और मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे वो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो फिर उसी कमीशन में से किसी और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट कर देंगे चेयरमैन की ड्यूटीज निभाने के लिए। वो कब तक वो पर्सन निभाएगा अपनी ड्यूटी, चेयरमैन की ड्यूटी? जब तक कि कोई पर्सन अपॉइंट ना हो जाए या फिर चेयरमैन अपनी ड्यूटी रिज्यूम ना कर ले, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है तो। अच्छा, एक मेंबर, जो कमीशन के एक मेंबर हैं, उनका टर्म क्या होगा, कितने साल का होगा? वो 6 साल का टर्म होता है। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, अपनी ड्यूटी का चार्ज लेंगे, उस दिन से 6 साल तक। या फिर अगर वो 65 साल के हो गए यूपीएससी के केस में और 62 साल के हो गए स्टेट कमीशन और ज्वाइंट कमीशन के केस में, तो वो रिटायर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अन्यथा वो 6 साल तक सर्विस देंगे, 6 साल के बाद नहीं दे सकते। वो कोई भी मेंबर रिजाइन भी कर सकते हैं, वो उनको अपना इस्तीफा देना होगा, और किसको एड्रेस करना होगा इस्तीफा? अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करना होगा।
अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो गवर्नर को संबोधित करके वो इस्तीफा दे सकते हैं। मेंबर्स को हटाया भी जा सकता है। इसमें आर्टिकल 317 अभी हम पढ़ेंगे, उसमें प्रावधान दिया गया है क्यों हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, वो भी डिटेल में देखेंगे। उनको हटाया भी जा सकता है, कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर है, अपने उनका पीरियड अगर 6 साल का पूरा हो गया तो फिर वो रीअपॉइंटमेंट उस ऑफिस में नहीं उनका होगा। ठीक है, उस ऑफिस में नहीं होगा। देखिए, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 317। अभी हम लोग रिमूवल की बात कर रहे थे तो वो रिमूवल आ गया। तो जो भी चेयरमैन है या दूसरे मेंबर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मिसबिहेवियर का क्या मतलब है। पहले हम लोग प्रोसीजर देख लेंगे, प्रोसीजर क्या है हमको रिमूव करने के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर इशू करना होगा रिमूवल का। ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर इशू करने से पहले प्रेसिडेंट एक रेफरेंस देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक इंक्वायरी होल्ड करेगी। ठीक है, उसका प्रोसीजर 145 में दिया हुआ है आर्टिकल में। और ये फिर इंक्वायरी में चेक करेगी कि क्या उस चेयरमैन को या मेंबर को मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटा दिया जाना चाहिए, मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा वो रिपोर्ट देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट फिर एक ऑर्डर इशू करेंगे रिमूवल का, और वो पर्सन को हटा दिया जाएगा। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है रिमूव करने की। वो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा तो भी रिमूवल का ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। ये हम लोग मिसबिहेवियर का बात कर रहे थे कि मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटा दिया जाएगा। तो मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? ठीक है, अगर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के संग किया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कंसर्न और इंटरेस्टेड, उनका कोई लेना देना हो जाता है किसी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर वो मिसबिहेवियर में आ जाएगा, उनको हटाया जा सकता है। या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में के प्रॉफिट में हिस्सेदार हो जाते हैं, चाहे प्रॉफिट में या कोई और बेनिफिट में या कोई एमोल्यूमेंट्स मिल रहा है उससे, तो वो अगर वो हिस्सेदार हो जाते हैं तो भी वो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटाए जा सकते हैं। लेकिन वो किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर के तौर पे कुछ रेम्युनरेशन पा रहे हैं, कुछ डिविडेंड वगैरह पा रहे हैं, तो जैसे और मेंबर्स उस कंपनी के पाते हैं, शेयर होल्डर्स पाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, वो मिसबिहेवियर का ग्राउंड नहीं बनेगा। सस्पेंशन कैसे हो सकता है उनका? देखिए, जब अगर प्रेसिडेंट उसके रिमूवल के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजे हुए हैं रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करे, अपनी रिपोर्ट दे, तो इन द मीन टाइम प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पावर है। यूनियन कमीशन और ज्वाइंट कमीशन के में प्रेसिडेंट के पास पावर है, और स्टेट कमीशन के केस में गवर्नर के पास पावर है कि उस पर्सन को सस्पेंड रख दें। ठीक है, गवर्नर के पास रिमूवल की पावर नहीं है, फिर भी सस्पेंशन की पावर है। किस पीरियड के लिए है पावर? जिस पीरियड में रेफरेंस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट को, और जब जिस दिन रिमूवल होगा उस पीरियड में वो सस्पेंड करके रख सकते हैं उनको। अच्छा, कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी करने के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। किस केस में? अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो गया हो, ठीक है, या फिर एंगेजेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयड आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में किसी और जगह नौकरी कर ले तो उसको भी बिना इंक्वायरी के सुप्रीम कोर्ट के उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वो पर्सन फिट नहीं है अपनी ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, किस वजह से फिट नहीं है? इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, उसका दिमाग या शरीर इतना इस लायक नहीं है कि वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करे। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना ही उसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जो रेगुलेशंस हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस के मेंबर्स की और उसके स्टाफ की कमीशन के,
आर्टिकल 318 में दिया हुआ है, उसकी बनाने की पावर के बारे में डिस्कस किया गया है। यूनियन कमीशन और ज्वाइंट कमीशन के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है और स्टेट कमीशन के केस में गवर्नर के पास पावर है रेगुलेशंस बनाने के लिए। किस लिए रेगुलेशंस बनाना है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, उनके सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, उसमें स्टाफ कितने होंगे उस कमीशन में, और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी। इसके लिए पावर दी गई है रेगुलेशंस बनाने की। अच्छा, कभी भी एक बार किसी मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया पब्लिक सर्विस कमीशन में, कोई भी पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो फिर उसके एमोल्यूमेंट्स को डिक्रीज नहीं किया जाएगा उसके सर्विस पीरियड के दौरान। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर, कोई पर्सन मेंबर था और वो रिटायर हो गया, उसके बाद अब फर्दर वो कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता, आर्टिकल 319 है, ठीक है। अगर वो अपनी सीट से रिटायर हो गए कोई पर्सन या हटा भी दिए गए हैं, तो चेयरमैन जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है वो किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? एज चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, वहां से रिटायर हो गए हैं, तो अब वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, और या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि वो चेयरमैन रह चुके हैं, तो अपनी ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो चेयरमैन फिर से दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकता, किसी दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, और लेकिन दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नहीं बन सकते, और यूपीएससी के चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी यूपीएससी के दूसरे मेंबर्स हैं, चेयरमैन को छोड़ करके जो दूसरे मेंबर्स हैं, वो अगर रिटायर हो गए तो वो यूपीएससी के चेयरमैन के लिए एलिजिबल है, वो बन सकते हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी वो बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो कोई भी और एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, देखिए मेंबर रहे हैं ना यूपीएससी के, तो अब किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं बन जाएंगे, या तो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनेंगे या यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, सॉरी मेंबर रहे हैं, चेयरमैन नहीं, मेंबर रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो फिर वो चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं, और उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, और या फिर किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि वो सेम लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी अन्य प्रकार के कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। फंक्शंस क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन का? आर्टिकल 320 है, ठीक है। इनका फंक्शन है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये रिक्वेस्ट करें कि वो उन राज्यों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्ट करे, हेल्प करे, किस लिए असिस्ट करे, हेल्प करे? फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट। 2 या 2 से अधिक राज्य ये रिक्वेस्ट करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि वो हेल्प करे तो स्कीम्स बनाने के लिए जॉइंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए। कैसी सर्विसेज होंगे? ऐसी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। ऐसी सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करना है जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाएंगे जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कुछ और क्वालिफिकेशन है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी होगी ये कि वो इस तरह की हेल्प करे, असिस्ट करे उन स्टेट्स को।
इसके अलावा कंसल्टेंसी देने की भी ड्यूटी है, ठीक है। चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनसे कंसल्ट किया जाएगा क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्विसेज में और सिविल पोस्ट के लिए, क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा और क्या प्रिंसिपल्स पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है, इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, कैसे सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एंड ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सच अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर। तो कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं है, इसके विषय में कंसल्टेशन किया जाएगा। ये भी फंक्शन है उनका, तो उन्हें कंसल्टेंसी देनी होगी। डिसिप्लिनरी मैटर्स पे भी कोई भी सिविल कैपेसिटी में कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसके डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी वो उनसे कंसल्टेंसी ली जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई मैटर्स पे कंसल्टेंसी ली जा सकती है और ये ड्यूटी होगी पब्लिक सर्विस कमीशन की कि वो एडवाइस दे, ठीक है। वो एडवाइस वो प्रेसिडेंट को देंगे या गवर्नर को देंगे, स्टेट के केस में गवर्नर को देंगे और सेंट्रल केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। लेकिन ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि एडवाइस देना ही देना है, कंसल्टेंसी लेना कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो बिना कंसल्टेंसी के भी वो अपना काम कर सकती है, रिक्रूटमेंट कर सकती है। तो इन मैटर्स पे अगर कंसल्टेंसी नहीं ली गई है तो भी वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ एडिशनल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कुछ एडिशनल फंक्शंस भी उनको दे सकती है और एक कानून बना करके किस मैटर्स पे सर्विसेज ऑफ द यूनियन और स्टेट है उसके मैटर्स पे कानून बना के एडिशनल फंक्शन भी दे सकती है पब्लिक सर्विस कमीशन को। और इसके अलावा जो सर्विसेज ऑफ द लोकल अथॉरिटी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ और बाय एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इनमें भी जो सर्विसेज हैं, चाहे लोकल अथॉरिटीज में सर्विसेज हैं या कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसके संबंध में जो सर्विसेज हैं उसके विषय में भी वो कुछ फंक्शंस असाइन किए जा सकते हैं कानून बना करके लेजिस्लेचर द्वारा। जो एक्सपेंसेस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, जैसे कि सारे एक्सपेंसेस, इसमें सैलरी भी शामिल है, अलाउंसेस भी शामिल है, पेंशन भी शामिल है, जो भी स्टाफ का, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज किया जाएगा। जो रिपोर्ट्स होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, आर्टिकल 323 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को सालाना तौर पे एक रिपोर्ट बनानी होती है कि उन्होंने क्या काम किया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाती है और दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उसमें एक कॉपी रिपोर्ट की एक कॉपी प्रस्तुत की जाती है। इसके साथ साथ एक मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन करता है कि कमीशन की एडवाइस क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई और किस वजह से नहीं एक्सेप्ट की गई, ये मेमोरेंडम भी एक संघ में प्रस्तुत किया जाता है दोनों सदनों में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में गवर्नर के पास जाती है और जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, वहां पे रिपोर्ट की एक कॉपी प्रस्तुत की जाती है और सेम यहाँ पे भी एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाता है कि जो कमीशन की एडवाइस थी वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई और कौन कौन सी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की गई और क्यों नहीं की गई। ज्वाइंट कमीशन के केस में उन सभी राज्यों जहां के लिए वो ज्वाइंट कमीशन है, उन सभी राज्यों के गवर्नर को जाता है और उन सभी राज्यों के लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, विधान परिषद भी है अगर, तो विधान परिषद में भी उस रिपोर्ट की एक कॉपी रखी जाती है, ठीक है, प्रस्तुत की जाती है और एक मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन करता है कि अगर कमीशन की एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की गई है तो कौन सी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की गई है और किस वजह से एक्सेप्ट नहीं की गई है, ये एक मेमोरेंडम भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।